integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित। वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स का नेक्स्ट पार्ट। उसमें अपन ने पढ़ा था पहले के लेक्चर्स में डिटर्मिनेंसी। डिटर्मिनेंसी मीन्स अपन स्टैटिक और काइनेमेटिक की स्ट्रक्चर्स की कैसे निकालते हैं, चाहे वो बीम हो, फ्रेम हो या ट्रस हो। उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए होंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आए हैं आप उनको भी लगा सकते हैं। अभी अपन बात करते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड की, जो अपना सेकंड चैप्टर में आता है। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड वैसे तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस ज़्यादा है, बट अभी अपन बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू की। तो उसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में कितना डाटा अपने को लेना है, यानी कि जैसे अगर स्वे हो रहा है, विदाउट स्वे हो रहा है, उसकी इक्वेशंस क्या होती है, या सिंकिंग ऑफ सपोर्ट हो रहा है तो उसमें कुछ वैल्यूज़ कितनी होती है, इक्वेशंस क्या होती है, वो अपने को डायरेक्ट डाटा अपने को पता होना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, स्लोप डिफ्लेक्शन का एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लिया। उस न्यूमेरिकल का थोड़ा सा सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है। मैंने ये सॉल्यूशन इसलिए लिखा है कि थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि आपको भी पता है कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं इसमें से जो काम की चीज़ें हैं उस चीज़ पे अपन फोकस करेंगे, जिससे रिलेटेड अगर कोई फॉर्मूला इसमें अपने को गिवन है या डायरेक्ट अपने को कहाँ से फॉर्मूला क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पर अपन डायरेक्ट फोकस करेंगे। बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाटा लिखा है जिस पे अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में। तो सबसे पहले देखो, आपके पास ये कोई कंटिन्यूस बीम गिवन है, तो आप पहले चीज़ तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड यूज़ क्यों करते हो आपको ये पता होना चाहिए। यानी कि मुझे अगर मेंबर जॉइंट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मेंबर फोर्सेस निकालना है, तो मैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड यूज़ करता हूँ। यानी कि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट मतलब यानी कि जॉइंट, किसी पर्टिकुलर जॉइंट पे कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक्स वाई में और थीटा की फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं थीटा की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ, यानी कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके मैं थीटा की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा और पर्टिकुलर एंड पे मोमेंट्स कितना आ रहा है, फोर्सेस कितना आ रहा है, वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के वैसे अपने पास 2-3 मेथड्स है। पहला है स्लोप डिफ्लेक्शन, दूसरा आता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा आता है कानीज मेथड और फोर्थ नंबर पे आता है स्टिफनेस मैट्रिक्स से भी। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स और कानीज मेथड अपने सिलेबस में नहीं है, ये आपने बीटेक लेवल पे पढ़ा होगा। अभी अपन सिर्फ बात कर रहे हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड की, और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की। दोनों अपने इसमें सिलेबस में गिवन है, एसएससी में और राजस्थान जेईई में। तो अभी अपने को बात करनी है कि स्लोप डिफ्लेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ये पता चल गया कि ये अपन मेथड क्यों यूज करते हैं। ओके, तो जैसे मेरे पास ये एक कंटिन्यूस बीम गिवन है। कंटिन्यूस बीम में अपने को पता है ए और सी एंड मेरे पास फिक्स्ड है, और बी पे मैंने कौन सा सपोर्ट गिवन है, हिंज सपोर्ट गिवन है, और यहाँ पे कुछ लोडिंग भी गिवन है। यहाँ पे सेंटर पे नहीं है और यहाँ पे लोडिंग सेंटर पे गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले जब अपन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड यूज करते हैं तो उसमें आपको एक चीज पता होगी कि पहला स्टेप अपन, पहला अजम्पशन इसमें क्या मानते हैं। अजम्पशन अपन ये मान के चलते हैं कि सारे सपोर्ट्स को फिक्स मानता है। किसके लिए? सिर्फ फिक्स्ड मूवमेंट्स के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास जैसे सारे सिंपली सपोर्टेड गिवन है तो आप सारे क्वेश्चन में सपोर्ट्स को फिक्स मानोगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ स्टेप नंबर 1 के लिए अजम्पशन ये बोलता है कि आपको सपोर्ट्स को क्या मानना है, फिक्स मानना है। फिक्स मानोगे तभी तो वहां पे क्या जनरेट होगा, फिक्स्ड एंड मूवमेंट। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि मेरे पास कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है जैसे ऐसी है, तो यहाँ पे एंड पे मूवमेंट आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एंड पे मूवमेंट यहाँ पे कितना होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, तो हिंज पे मूवमेंट कितना होता है, 0 होता है। वो अपन ने पिछली क्लास में भी देखा था। अभी अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि फिक्स्ड एंड मूवमेंट लेना है, यानी कि मुझे हर सपोर्ट पे फिक्स्ड एंड मूवमेंट तो लेना ही है। तो मुझे यहाँ और यहाँ तो फिक्स्ड एंड मिलेगा, बट जहाँ पे फिक्स नहीं है वहां मुझे फिक्स अज्यूम करना है, तो इसका अजम्पशंस होता है। ठीक है, तो अभी अपन पहली बात कर रहे हैं कि मुझे MFAB निकालना है। MFAB का मीनिंग हुआ कि फिक्स्ड एंड मूवमेंट किस डायरेक्शन में, AB डायरेक्शन में। क्लियर है? तो मैंने कुछ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मूलाज लिखे हैं, तो यहाँ से अपन थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। सारी चीज़ें वैसे आपने पढ़ी है, तो रिवाइज करते हैं। उसमें देखते हैं कि जैसे ये वाली बीम अगर मैंने इस पर लोडिंग लगाई है तो कुछ इसका ऐसे डिफ्लेक्शन होगा, कुछ यहाँ तक तो कांस्टेंट जाएगी, उसके बाद में यहाँ डिफ्लेक्शन होगा इसका, और कुछ ऐसा जाएगा। इसका कहने का मीनिंग हुआ कि जब ये बीम मेरे पास ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है, तो डिफ्लेक्ट होगी तो मैं इसको क्या करूँगा, अपनी जगह पे रोकने की कोशिश करूँगा। यानी कि मैं चाहूँगा कि इस पे इतना रेजिस्टेंस आए कि ये बीम अपनी जगह पे रहे, तो यानी कि इस डायरेक्शन में ऐसे मूवमेंट जनरेट होगा। ठीक है, और इसको अपनी जगह पे लाने के लिए मुझे कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे मूवमेंट देना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब मेरे पास इस डायरेक्शन में मूवमेंट आया और इस डायरेक्शन में मूवमेंट आया, तो अपन मान के चल रहे हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट को अपन पॉजिटिव में लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को अपन नेगेटिव में लेते हैं।
ठीक है। तो एम एफ ए बी की बात कर रहा हूं, तो यानी कि ए बी डायरेक्शन में, ए से बी की डायरेक्शन में, यानी कि ए वाले पॉइंट पे जो मोमेंट आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग क्या हुआ, मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस, और लोडिंग जो है मेरे पास W गिवन है, वो सेंटर पे गिवन नहीं है, और टोटल लेंथ कितनी है इसकी, L है। तो यानी कि जब सेंटर पे लोडिंग गिवन नहीं होती है तो इस कंडीशन में फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, WAB² डिवाइडेड बाई L²। यानी कि जिस डायरेक्शन से आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे मैंने इस डायरेक्शन से स्टार्ट किया है, तो इसके सामने वाली जो डिस्टेंस है यानी कि B डिस्टेंस, उसका मुझे स्क्वायर करना है। ठीक है। अब जैसे मैं बात करूँगा कि मुझे एम एफ बी ए चाहिए, यानी कि इस डायरेक्शन से इधर चलना है, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, WA² बाई L²। ये क्यों मिला, क्योंकि जब मैं इस डायरेक्शन से जाऊंगा तो पहली चीज तो मुझे क्लॉकवाइज मूवमेंट मिल रहा है, तो मैंने प्लस में लिखा, और इसके सामने वाली डायरेक्शन कौन सी है, ए है, तो उसका मुझे स्क्वायर करना है, और ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं अपन। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया फिक्स्ड एंड मूवमेंट में, कब, जब लोडिंग जो है वो सेंटर में गिवन नहीं है। सेकेंड कंडीशन आती है मेरे पास कि लोडिंग जो है वो सेंटर में गिवन है। तो लोडिंग जब सेंटर में गिवन होती है तो उस कंडीशन में अपन फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू कितनी लेते हैं, सेम कंडीशन है कि जब ये लोडिंग आएगी तो डिफ्लेक्शन जो होगा कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ तक तो कांस्टेंट जाएगा, और यहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, और ये देखो इधर होगा। तो मैंने देखो यहाँ बनाया कि जहाँ मेरे पास लोडिंग है वहाँ सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन है, और इधर लोडिंग सबसे ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन भी सबसे ज़्यादा यहीं पे मिल रहा है मुझे। सेम चीज़ है, अब मुझे इस पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट यहाँ लगाऊंगा, और इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट यहाँ लगाऊंगा। यानी कि जब मैं ये सारे पॉइंट्स ए और बी है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, जब मैं एम एफ ए बी की बात करूंगा इस वाले स्पान के लिए, ठीक है, तो जैसे एम एफ ए बी ये मैंने दो बार लिखा है, तो ये अलग अलग स्पान्स के लिए, इसकी दोनों कंडीशन ये रही, इसकी दोनों कंडीशन ये रही, और इसकी दोनों कंडीशन ये रही। ओके। जब मेरे पास लोडिंग अगर सेंटर में गिवन होती है और डायरेक्शन मेरे पास अगर इधर से, यानी कि मैं अगर इस डायरेक्शन से बात कर रहा हूँ तो मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट आ रहा है, तो वैल्यू जो होती है इसकी कितनी होती है, -WL/8। और अगर मैं इस डायरेक्शन से बात करूंगा तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगी मेरे पास कितनी आएगी, WL/8, बट किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज है। क्लियर है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि अगर जैसे फिक्स्ड है मेरे पास और UDL गिवन है, तो UDL गिवन होता है तो वापस वही सेम चीज, डायरेक्शन इसकी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की, तो माइनस में WL²/12। अगर मैं बात करूंगा इस डायरेक्शन से, यानी कि MFBA जब बात करूंगा तो प्लस में आ जाएगा मेरे पास कितना, WL²/12। अब मेरे पास दो चीज़ें और बनती है, जिसमें एक ट्राइंगल लोड भी गिवन होता है और एक पॉइंट मूवमेंट भी गिवन होता है, तो मैं इसको रफ करने के बाद लिखूंगा। तो जनरली अपने पास जो लोडिंग गिवन होती है वो 3 होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा कि आपको फिक्स्ड एंड मूवमेंट की वैल्यू पूछ लेगा, एक स्टेटमेंट गिवन होगा कि आपके पास कोई एक बीम है, फिक्स बीम है जिसपे लोडिंग सेंटर पे लगी है, साइड में लगी है, UDL लगाया, तो आप उस पर फिक्स्ड एंड मूवमेंट की वैल्यू बताओ, या तो फॉर्मूला बेस्ड या डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड भी पूछ सकता है। अभी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस वाले क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालना है। अभी निकालते हैं। मैंने बोला कि MFAB के लिए तो आप क्या करो, AB वाला जो स्पान है उसको आप इधर बनाओ, मैंने यहाँ पे बना दिया। क्लियर है, क्योंकि मुझे जिस स्पान के बारे में बोला है उस स्पान को आप साइड में बनाओगे। ये बेसिक कंसेप्ट आपने पहले पढ़ रखा है, मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि मेरे पास जैसे 5 किलो न्यूटन का मैंने यहाँ पे लोड लगाया, ये डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर है, और ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, 2.5 मीटर है। ठीक है। अब ये वाला देखो कौन सा केस बन रहा है, ये केस बन रहा है मेरे पास ये, क्योंकि ये A डिस्टेंस हो गई, ये B डिस्टेंस हो गया। अगर दोनों डिस्टेंस बराबर होती तो वो L/2 और L/2 होता। ठीक है। तो ये डिस्टेंस मेरे पास अलग अलग है, तो यहां पर मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, वो वाला। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, WAB का स्क्वायर, यानी कि अगर ये लेंथ है तो इस, यानी कि अगर ये वाला पॉइंट लिया तो इसके सामने वाली लेंथ ये वाली, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई L²। तो वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास यहाँ से कि माइनस W की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू A कितना है, 3 इंटू 2.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ कितनी होगी, 3 और 2.5, 5.5 का स्क्वायर, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे हो जाएगी। उसकी यूनिट क्या होगी, ये क्या है मेरे पास, मूवमेंट है, तो मूवमेंट की यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन मीटर। यूनिट हमेशा सबसे साथ में लगाना, ठीक है, यूनिट को मत भूलना। कई बार ऐसा होता है कि जब अपन आंसर में गिवन होता है तो कभी कभार ऐसे भी लिख देता वो, जैसे मेरे पास मान लो वैल्यू आई तो 6 किलो न्यूटन पर मीटर या 6 किलो न्यूटन इंटू मीटर, तो यहाँ पे भी अपन कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हर चीज़ की आपको यूनिट्स तो पता होनी चाहिए। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में अपन सेकंड वाला देखते हैं। मुझे निकालना है MFAB। ये कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा ना आपके, क्योंकि मैंने थोड़ा एक साथ लिखा है।
वैसे आपको अगर चीज़ें समझ में आ रखी है तो नहीं होगी। देखो एम एफ बी ए की बात कर रहे हैं, तो एम एफ बी ए में क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉर्मूला प्लस में होगा W। अब मैं बी ए से बात कर रहा हूँ, यानी कि बी ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो मैं बी इस साइड से बात कर रहा हूँ, यानी कि इसके सामने वाले डिस्टेंस कौन सी है, 3 है। तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, W इंटू इसके सामने वाली डिस्टेंस कितनी है, 3 का स्क्वायर इंटू बी डिस्टेंस कितनी है 2.5 डिवाइडेड बाई 5.5 का स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा किलो न्यूटन मीटर में हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तीसरी चीज अपन देखते हैं एम एफ बी सी की। तो मैं इसको यहीं पे फिक्स मान लूँ, यहाँ पे डायग्राम बनाओ जी, मैं इसको यहीं पे फिक्स मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिक्स माना, दोनों फिक्स है, सेंटर पे लोडिंग है। कौन सा केस गिवन है, देखो सेकंड नंबर वाला है। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस WL/8 और WL/8। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, तो माइनस WL/8। तो माइनस W की वैल्यू कितनी हो गई, तो -8 इंटू L कितना हो गया मेरे पास 5 डिवाइडेड बाई 8। सॉल्व करूंगा आंसर आ जाएगा किलो न्यूटन मीटर में। और ये वाला सॉल्व करूंगा तो इसमें कितना हो जाएगा WL/8। ठीक है, सॉल्व करने पे इसमें भी आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ऐसा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बस थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने एक साथ लिखा है कि आपको पूरा रिवाइज हो जाए, बस इसीलिए मैं चाहता था। तो बस इसको एक स्क्रीन पे दिखा था, फिर सेकंड वाला दिखा था, फिर थर्ड वाला ऐसे दिखा था, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अपने को सिर्फ एक माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि मुझे किस स्टेप के बाद में कौन सा स्टेप करना है। ठीक है, तो जैसे ये वाला स्टेप कंप्लीट हुआ, आपने किया हुआ है, आपको कंप्लीट याद आ गया होगा कि मैं माइनस कब लगाता हूँ, प्लस कब लगाता हूँ और कौन सा फॉर्मूला कब यूज करता हूँ। मान लो अगर यूडीएल गिवन है तो यूडीएल वाला अपन ये वाला केस ले लेंगे। क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लगाते हैं। क्लियर। तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में अपन क्या करते हैं, जैसे मैंने लिखा एम ए बी निकालना है मुझे, तो एम ए बी के लिए जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन होती है ये इक्वेशन होती है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी बीम के लिए, किसी भी मेंबर के लिए आपको स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनानी है। तो मान लो कि मेरे पास जैसे एम ए बी है, तो एम ए बी हो गया। इसके लिए जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनेगी वो क्या होती है, 2EI/L 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाई एल और एम एफ ए बी। मैंने क्या क्या लिखा है, तो यहाँ ध्यान से देखो, एम एफ ए बी यानी कि जो मूवमेंट, जिसका मूवमेंट आपको निकालना है जिस पॉइंट पे, उसका आपको फिक्स्ड एंड मूवमेंट तो पता होना चाहिए। क्लियर है। फिर 2EI/L कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो आपको किसी भी मेंबर में, यानी कि किसी भी मेंबर में अगर मूवमेंट निकालना हो तो सबके आगे ये लिखना ही है। क्लियर। अब इसका एक डेरिवेशन भी होता है, उस डेरिवेशन से अपने को कोई मतलब नहीं ना, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए अपन वो डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज आती है अपने पास थीटा ए, थीटा बी और 3 डेल्टा बाई एल, यानी कि ये वाली जो टर्म है वो देखो सब में कांस्टेंट है, सब में सेम आ रही है ना। और एम एफ ए बी कब, जब एम ए बी लिया है, एम एफ बी ए कब, जब एम एफ बी सॉरी, जैसे मैंने अगर मुझे एम बी ए निकालना है तो यहाँ पे फिक्स्ड मूवमेंट हो जाएगा एम एफ बी ए। ठीक है, उसके के अकॉर्डिंग आगे वाली वैल्यूज मैंने लिखी। और देखो ये 2EI/L सब में कांस्टेंट हो गया। तो मेरे पास जो चेंज वैल्यू हो रही है वो कौन सी हो रही है, देखो थीटा वाली हो रही है। ठीक है, अब थीटा वाली वैल्यू को मुझे कैसे याद रखना है, जब मैं एम ए बी की बात करूंगा तो जो पहला मेंबर आ रहा है उसका थीटा का डबल कर दो और सामने वाला एज इट इज लिख दो। यहाँ देखो एम बी ए लिखा मैंने, तो 2 थीटा बी प्लस थीटा ए, 2 थीटा बी प्लस थीटा सी, 2 थीटा सी प्लस थीटा बी। देखो ये लिखा है मैंने सब जगह। तो इस वाले फॉर्मूले को आपको याद करना है हर मेंबर के लिए। तो मैंने एक सिंपल बनाया और सबको एक साथ इसलिए लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे कि किस साइड से किसको लिखना है। तो आपके पास क्या होगा, एग्जाम में गिवन होगा, जैसे ये वाली एक स्पान गिवन हो गया, तो उसमें आपको बोल दिया कि मुझे एम बी ए निकाले, यानी कि एम बी ए की स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखो। तो आपको ये अगर मेथड समझ में आ गया कैसे लिखते हैं, तो आप उसकी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बना सकते हो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ बोलूँ कि इसमें क्या सब में थीटा आएगा, नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं थीटा 0 होगा ना, और थीटा 0 कहाँ होता है, वो कंडीशंस क्या होती है, तो उस कंडीशंस के लिए अपन इधर देखते हैं। तो यहां देखना ध्यान से, तो उस कंडीशंस को मैं यहां बनाता हूं कि मान लो कि जैसे मेरे पास ये फिक्स्ड बीम हो गई, ठीक है, ये फिक्स्ड बीम है, ये मान लो कि मेरे पास सिंपली सपोर्टेड लगा हुआ है, ठीक है, ये दूसरी बीम हो गई। अब ये वाली बीम अगर डिफ्लेक्ट होती है, तो आपको सबको पता होगा कि ये बीम जब डिफ्लेक्ट होती है तो कैसे डिफ्लेक्ट होगी, ये यहां से फिक्स है तो कुछ डिस्टेंस तक तो वो डिफ्लेक्ट होती नहीं है, तो यहां तक तो वो डिफ्लेक्ट बीम होगी नहीं। फिर यहाँ पे जैसे मैंने इस पर लोडिंग लगा ली, पॉइंट लोड लगा दी यहाँ पे, तो ये बीम कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है। इसमें भी सेम, जैसे मैंने यहाँ पे लोडिंग लगा दी, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास हिंज सपोर्ट है,
हिंज सपोर्ट है मीन्स ये वैल्यू, जैसे मेरे पास ये बीम यहाँ पर रखी हुई है सिर्फ, है ना, जैसे मान लो ये सपोर्ट है और ये वाली बीम है, मैंने इसको इस पर रखा है, इसको फिक्स नहीं किया है। जब मैंने इसको फिक्स नहीं किया है तो जब मैं इस पर लोडिंग लगाऊंगा तो यहाँ से भी वो बैंड होगी, यानी कि इस वाले पोर्शन से भी वो बैंड होगी। मीन्स इसका जो डिफ्लेक्शन शेप बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है? अब आपको एक और चीज दिख रही होगी कि फिक्स है तो डिफ्लेक्शन कुछ कम आया है, और अगर मेरे पास हिंज है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा आया है। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि अगर चीज रखी हुई होगी तो वो इसको इतना पकड़ के नहीं रखेगी, यानी कि सिर्फ बीम पे मेरे पास जो सपोर्ट है वो कौन सा है, हिंज सपोर्ट है। तो मैं जैसे ही इस पे लोड लगाऊंगा तो वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देने की कोशिश करेगी, और फिक्स में क्या होगा कि वो उसको पकड़ के रखेगा, वो उसको डिफ्लेक्ट होने नहीं देगा, तो इस पे डिफ्लेक्शन अपने पास कम आएगा। अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मुझे इस पे थीटा और डेल्टा चाहिए, ठीक है। तो अपन सारे पॉइंट्स पे थीटा और डेल्टा के वैल्यू को समझते हैं। तो यहाँ देखो, इस पे अगर किसी भी चीज पे थीटा निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं, उस पे टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो जैसे मुझे एंड पे भी थीटा चाहिए और मिड पे भी थीटा चाहिए, सेम कंडीशन मुझे एंड पे भी थीटा चाहिए और मिड पे भी थीटा चाहिए। तो मैंने इसमें पॉइंट्स के नाम दे दिए ए, बी और सी, ठीक है। तो जैसे मुझे इस पॉइंट पे थीटा चाहिए तो मैंने क्या किया, इस पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, ये देखो इस पे भी मैंने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की। तो जब इसमें देखो कि इस पे जब मैंने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की तो उससे एंगल कितना बन रहा है, यानी कि इस पे मैंने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे थीटा ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे थीटा बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ डिफ्लेक्शन की। तो मुझे बताओ ए पॉइंट पे ये बीम डिफ्लेक्ट हो रही है क्या, नहीं हो रही ना, तो डेल्टा ए कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जब फिक्स सपोर्ट है तो वो उसको डिफ्लेक्ट होने भी नहीं देगी, क्योंकि वहां से वो उसने फिक्स करके रखा है। तो थीटा ए की वैल्यू कितनी हुई, 0 हुई। यहाँ पे भी सेम, जब यहाँ से भी इसने इसको पकड़ के रखा है तो यहाँ पे भी थीटा बी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं बात करूँ कि सेंटर पे बात करूँ सी पॉइंट पे, तो जो सी पॉइंट है यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, मैक्सिमम होगा। अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि मान लो कि मैंने 2 लोडिंग लगा दी, एक लोडिंग यहाँ पे भी लगा दी, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस पे ज्यादा लोड की वैल्यू होगी डिफ्लेक्शन ज्यादा वहीं पे मिलेगा। क्लियर है? तो आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो। बस मेरा कहने का मतलब है कि कहाँ 0 होगा वो चीजें मुझे पता होनी चाहिए, यानी कि स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू कहाँ 0 होती है वो इसके एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे पता होनी चाहिए। फिर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ दूसरी वाली, कि मान लो जैसे मेरे पास ये हिंज सपोर्ट है। अब मैंने इसमें क्या किया कि मुझे वापस वही स्लोप और डिफ्लेक्शन बताना है। तो देखो इस पॉइंट के अबाउट मैं अगर टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करता हूँ, ए पॉइंट के अबाउट, तो टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करो, देखें क्या बनेगा। इसके टेंजेंट लाइन को मैंने ड्रॉ किया तो देखो इस वाली बीम, यानी कि बीम का और इसका अपन ने एंगल देखा था, कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। अब देखो यहाँ पे ये वाली जो बीम है और जो टेंजेंट लाइन मैंने ड्रॉ की है, उन दोनों के बीच क्या थीटा आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी। क्लियर है? अब ये मेरे पास जैसे बी पॉइंट है, यहाँ पे मैंने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, तो क्या बीम के और थीटा के बीच में वैल्यू होगी, बिल्कुल होगी। तो मुझे यहाँ पे थीटा बी मिलेगा। ये मेरे पास अगर सेंटर पॉइंट है तो जस्ट सेंटर पॉइंट के नीचे ये वाला पॉइंट होगा, और इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो थीटा सी की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इधर देखो ये वाला जो पॉइंट है वो मैक्सिमम पॉइंट होगा, यानी कि इसी पॉइंट पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे थीटा सी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो डिफ्लेक्शन देखना, इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन डेल्टा ए कितना हो गया, 0 हो गया। इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन डेल्टा बी कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि यहां से तो डिफ्लेक्ट होगी नहीं ना, सपोर्ट पे तो टिकी हुई है, डिफ्लेक्ट तो होगी नहीं। और यहाँ पे डिफ्लेक्शन मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन मुझे कितना मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। सेम कंडीशन अगर मैंने लोडिंग की वैल्यू और बढ़ा दी, तो अगर मैंने लोडिंग की वैल्यू और बढ़ा दी तो मेरे पास डिफ्लेक्शन की वैल्यू वो चेंज होती रहेगी, यानी कि जहां ज्यादा लोड होगा डिफ्लेक्शन मुझे मैक्सिमम वहां मिलेगा। तो अभी अपन ने यहाँ से क्या चीज देखी है कि थीटा की वैल्यू कहाँ 0 होती है और कहाँ 0 नहीं होती है, वो चीज अपने को समझ में आ गई। क्लियर है? तो वही चीज अपन यहाँ पे देखते हैं कि मुझे बताओ कि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे थीटा की वैल्यू क्या चेंजेस हो रही है, अभी अपन देख लेते हैं। बट एक चीज रिमेंबर रखना कि मुझे स्टेप नंबर फर्स्ट के लिए ही मैंने सारे सपोर्ट्स को फिक्स माना है। क्या बोला मैंने वापस, मैंने बोला था ना कि सारे सपोर्ट्स को अज्यूम करना है कि सारे सपोर्ट फिक्स है स्टेप नंबर फर्स्ट के लिए। बाकी आगे जितना भी पोर्शन है वहां पे जो बीम क्वेश्चन में गिवन है उसी को लेके चलना है। क्लियर है? देखो अब मैं बात करता हूँ थीटा ए, बी और सी तीनों अपन देख लेते हैं। तो यही देख लेते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट पे थीटा आएगा क्या, थीटा ए की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। थीटा सी यहाँ पे आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि फिक्स सपोर्ट है। यहाँ पे थीटा सी की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अगर मैं बी पॉइंट की बात करूंगा तो बी पॉइंट में मुझे बताओ हिंज सपोर्ट है और हिंज सपोर्ट पे थीटा
आता है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो मैंने उसको लिख दिया थीटा बी आएगा। क्लियर, समझ में आया? तो यानी कि जहां जहां आपके पास थीटा ए लिखा है वहां वहां आप उसको 0 लिखते जाओ। ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू भी 0 हो गई, और दूसरा बचा है मेरे पास थीटा सी, ये वैल्यू भी 0 हो गई और ये वैल्यू भी 0 हो गई। क्लियर है? ओके। ई आई की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन होती है, जैसे यहां आपने को गिवन है, क्या गिवन है कि ई आई इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है? तो ई आई की वैल्यू मेरे पास कांस्टेंट गिवन है, तो मैंने यहां से लिखा कि ई आई की वैल्यू अगर अलग अलग गिवन होती तो अपन वैल्यू इसमें लिखते जाते हैं। अब एल की वैल्यू, लेंथ देखो इसमें 5.5 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो एल की वैल्यू भी इसमें चेंज हो जाएगी। तो अपन देखो ए बी स्पान के लिए एल लिख लेते हैं और बी सी स्पान के लिए L1, और यहाँ पे भी L1 कर देते हैं। क्लियर है? जो इसमें लेंथ है वो आप यहाँ पे लेंथ लिख सकते हो। थीटा ए बी सी कहाँ 0 करना है वो आपको समझ में आ गया। उसके बाद में देखो 3 डेल्टा बाई एल, तो ये डेल्टा क्या है? डेल्टा मेरे पास है सपोर्ट सिंक की वैल्यू बता रहा है। डेल्टा क्या है? सपोर्ट सिंक, यानी कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि बी सपोर्ट आपका सिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ए सपोर्ट आपका सिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सी सपोर्ट आपका सिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। जब क्वेश्चन में गिवन होगी तो ही आपको डेल्टा की वैल्यू लेनी है, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि सपोर्ट सिंक हो रहा है तो आपको इस डेल्टा की वैल्यू को क्या करना है? 0 करना है। क्लियर है? तो ये सारी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। फिर देखो ये जितने भी फिक्स्ड डेड मोमेंट की वैल्यू है, ये फिक्स्ड डेड मोमेंट की वैल्यू अपन यहाँ निकाल रखी है, ये वैल्यू उठा के यहाँ रखते जाओ। तो यहाँ से आप हर ये जितने भी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बना के आप मोमेंट्स की वैल्यू हर मेंबर में फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आया? तो अपने को एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि आपको किसी का भी फिक्स्ड डेड दे सकता है वो, तो जैसे मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, जैसे स्लोप डिफ्लेक्शन अगर आपके पास इक्वेशन है तो उसमें किसी भी मेंबर का वो मोमेंट की वैल्यू आपको पूछ सकता है यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन, तो आपको वो इक्वेशन बनानी है उसके अकॉर्डिंग। और थीटा की वैल्यू को कैसे समझना है वो चीज अपन ने वहां समझ ली थी, वो चीज आपकी इनकी वैल्यू रखते जाओ, और फिक्स्ड डेड मोमेंट अगर आपको पता है आप वहां से निकाल लो, वैल्यू वहां पे रखो और इसको सॉल्व करो, उस पर्टिकुलर की वैल्यू निकाल लो। तो एग्जाम में आपको सारा नहीं देगा, वो ऐसे पूछ लेगा जैसे मुझे एम सी बी निकाल के दिखाओ, सिंपल। तो आपको ये इक्वेशन लगानी है, एम एफ सी बी आपको यहाँ से मिल जाएगा और इस इक्वेशन में किसकी कितनी वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। तो इन फॉर्म ऑफ आप मतलब फॉर्मूला बेसिस भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इस पे वैल्यू रखने के बाद न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना डाटा बना वो डाटा भी आपको पूछ सकते हैं। क्लियर? अब आता है अपने पास स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या देता है? इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का मीनिंग हुआ कि जैसे आपके पास कोई बीम बनी हुई है तो बीच में कहीं सपोर्ट्स होते हैं और उस सपोर्ट्स में कहीं ना कहीं अपने को इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनानी है। किसकी बनाएंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस? आपको पता है कौन कौन सी बनती है? एफ एक्स, एफ आई और एम बनती है, बट मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ एम की। एफ एक्स, एफ आई की बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि चाहे वो सपोर्ट फिक्स हो चाहे वो सपोर्ट हिंज हो, उन सब पे एफ एक्स, एफ आई तो आएगा ही आएगा, तो उसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन नहीं बनेगी। इक्विलिब्रियम इक्वेशन किसकी बनेगी? मूवमेंट की बनेगी। क्यों? क्योंकि हिंज में मूवमेंट क्या होता है? 0 होता है। सबसे इसमें कॉपी में सबसे ऊपर लिख लेना, हिंज पे मूवमेंट 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे लिखा मैंने ये वाली बीम लिखी, ठीक है, तो जैसे मैंने ये सपोर्ट बनाया, यहाँ पे ये मैंने सपोर्ट बनाया और यहाँ मैंने जैसे ये वाला सपोर्ट बना लिया। मान लो कि जैसे कोई बीम बनाई है तो इस पे मूवमेंट 0 होगा, इस पे मूवमेंट 0 होगा, इस पे मूवमेंट 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिक्स सपोर्ट है। क्लियर है? अब जैसे मुझे इसकी इक्वेशन बनानी है तो चलो मैं इसकी इक्वेशन बना देता हूँ। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो इक्वेशन कैसे बनानी होती है कि पर्टिकुलर जॉइंट को पकड़ो, उससे कितने मेंबर कनेक्टेड है उन सबका एडिशन 0 कर दो। मीन्स ये वाला पॉइंट पकड़ा, इससे कितने मेंबर कनेक्टेड है? एम ए बी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आया? ठीक है, अब मैं बी पे बनाऊंगा तो दूसरी इक्वेशन में मेरे पास कैसी बनेगी? एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू 0। कितने मेंबर कनेक्टेड है? 2 मेंबर कनेक्टेड है, तो दोनों का मोमेंट ऐड करके 0 कर दो। सी पे क्या इक्वेशन बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है। तो आपको समझ में आ गया, एक एग्जांपल दिया मैंने कि किसी भी ऐसी कोई बीम बनी होती है तो उस पर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कहाँ इक्वेशंस बन सकती है। कौन सी वाली? इक्विलिब्रियम इक्वेशन। कहाँ बनेगी बताओ? ए पे बनेगी क्या? नहीं बनेगी क्योंकि फिक्स है। सी पे बनेगी क्या? सी पे भी नहीं बनेगी क्योंकि फिक्स है। कहाँ पे बनेगी? बी पे। तो जहां पे हिंज गिवन होता है वहीं पे मूवमेंट की इक्वेशन 0 होती है। तो जैसे मैंने यहाँ बनाया, चलो इसको रेड पेन से लिख लेते हैं।
तो बी पॉइंट से देखो कितने मेंबर कनेक्टेड है, बी ए और बी सी। तो इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बनी मेरे पास। ये इक्वेशन क्या दे रही है, स्लोप डिफ्लेक्शन के लिए एक्स्ट्रा इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम इसकी है, क्योंकि यहाँ पे हिंज सपोर्ट गिवन है। तो एक्स्ट्रा इक्वेशन किस में आएगी, जब अपने पास स्वे वाली कंडीशंस आएगी, यानी कि जब मेरे पास फ्रेम की बात करूंगा उसमें स्वे वाली कंडीशन आएगी। तो अभी अपने को क्या करना है, एम बी ए और एम बी सी इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ से एम बी ए और एम बी सी दोनों की वैल्यू को यहाँ रखो और इसको सॉल्व कर लो। तो मैं इसको क्या कहूंगा, देखो एक चीज आपको यहाँ समझ में आ रही होगी कि मैंने सिर्फ यहाँ पे एक इक्वेशन बनी है। क्या एक इक्वेशन इनको सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है? अभी देख लेते हैं अननोन कितने अपने पास। तो देखो यहाँ पे अननोन क्या क्या रहा है, डेल्टा 0 हो गया, ये मुझे डाटा गिवन है जो यहाँ से मिला है मुझे, ये वैल्यू कांस्टेंट है तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ ई और आई को, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो जो अननोन की वैल्यू है वो मेरे पास कौन सी है, सिर्फ थीटा बी है, यानी कि इन चारों इक्वेशंस में अननोन क्या है, थीटा बी है। अननोन एक, इक्वेशन रिक्वायर्ड एक, काम हो रहा है ना खत्म, ठीक है। तो इसको मैंने इससे सॉल्व कर लिया। तो यहां से जब सॉल्व करूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, थीटा बी की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी फॉर्म में मिलेगी, कुछ ई आई की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ई आई तो अपने पास कांस्टेंट है तो वो कुछ ई आई की फॉर्म में मिलेगी। तो इस वैल्यू को उठा के इन चारों इक्वेशंस में जब आप रखोगे तो मुझे फाइनल मोमेंट्स की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाओ। इक्विलिब्रियम इक्वेशन का मतलब हुआ कि पहले लग कहाँ रही है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने उसका एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता दिया कि कहाँ इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनेगी, वो आप ऐसे बना सकते हो, क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या किया, वो इक्वेशन मुझे पता चल गई, तो क्या इक्वेशन एक ही बनेगी क्या, यहाँ से चेक कर लो कितने अननोन्स मिल रहे हैं मुझे, इन चारों में सिर्फ एक अननोन है, तो एक इक्वेशन बननी चाहिए, बन रही है, मीन्स क्लियर है। तो यानी कि ये इक्वेशन यहाँ पे बनी, इसको सॉल्व किया मैंने, तो यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, जो अननोन है, यानी कि थीटा बी है। तो थीटा बी की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई। थीटा बी को उठा के आप यहाँ रखोगे तो मुझे चारों फाइनल मोमेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। ये फाइनल मोमेंट्स आए मेरे पास, इन मोमेंट्स की वजह से आप इसका बीएमडी बना सकते हो, क्लियर। तो अभी तक अपन ने क्या किया कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड यूज करके क्या निकाला है, डिस्प्लेसमेंट में ही तो निकाला है, और डिस्प्लेसमेंट के साथ में मोमेंट्स यानी कि मेंबर फोर्सेस की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर ली है। तो अभी तक आपको ये समझ में आया कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड यूज क्यों करता है, वो पूछा जा सकता है। दूसरी चीज, आपको फिक्स्ड एंड के फॉर्मूला कौन कौन से हैं, तो वो फॉर्मूला आपको पूछे जा सकते हैं, आपको ये याद रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होती है वो आपको ध्यान रखनी है। इसमें थीटा कहाँ 0 होता है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, तो वो कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है कि सेंटर पे थीटा कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफ्लेक्शन मेरे पास मैक्सिमम मिलता है, आपको पता ही होगा। और दूसरी चीज, जैसे इस पे अगर सपोर्ट फिक्स हो तो थीटा की वैल्यू कैसे चेंज होती है, अगर हिंज सपोर्ट हो तो थीटा की वैल्यू कैसे चेंज होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा तभी तो आप ये इक्वेशन में वैल्यू रख पाओगे। तो ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, और थीटा बी सी जो भी है वो कैसे 0 होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अपन ने क्या किया, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कौन से बनती है, तो वो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मुझे इसमें कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बनेगी, वो इक्वेशंस लिखी हुई होगी या कितने नंबर्स में बनती है, तो वैसे भी पूछ सकता है। तो वो अपन ने बनाना सीख लिया कैसे बनती है। फिर ये यहाँ से जो वैल्यू आई मेरे पास थीटा बी की, वो थीटा बी की वैल्यू आप यहाँ रखो तो मुझे डायरेक्ट फाइनल मोमेंट्स बनते हैं। तो ये वाली वैल्यू नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो ये होता है आपका स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का बीम का क्वेश्चन। तो ऐसा ही आपका फ्रेम का क्वेश्चन बनेगा, तो फ्रेम में भी आपको ऐसे ही इक्वेशंस, ऐसे ही स्टेप्स यूज करने हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे, इसको मैं ऐसे रफ कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि फ्रेम में आप सिंपल क्वेश्चंस होंगे तो वो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब सिंपल क्वेश्चन का क्या मीनिंग होता है, सिंपल क्वेश्चन का मीनिंग होता है कि उसमें स्वे वाली कंडीशन नहीं आती है। अब स्वे वाली कंडीशन कब आती है और कब नहीं आती है, तो वो चीज अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। कि मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है, ऊपर हेडिंग लिखी है स्वे। तो अगर मैं स्वे की कंडीशन की बात कर रहा हूँ तो स्वे देखो कब कब आ सकता है। तो स्वे वाली चीज के लिए आप देखो, इसमें ध्यान से देखो कि अगर मैं स्वे की कंडीशंस की बात कर रहा हूं तो पहला जैसे मैं बात करूं कि कब स्वे होगा, मान लो कि एक मेरे पास कोई फ्रेम है, उसकी जो लेग्स है वो कुछ अनइवन है, यानी कि एक लेग ऊपर है एक लेग नीचे है। तो इसको आप कैसे समझ सकते हो कि देखो स्वे वाला समझने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। जैसे आप खड़े हो खुद, ठीक है, तो आप एक बार साइड में खड़े हो जाओ, फिर क्या करोगे, जैसे अपना जैसे एक पाँव है तो एक पाँव का आप ऊपर उठाओ
और फिर आपको कोई हॉरिजॉन्टल ऐसे धक्का मारेगा तो आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा है। यानी कि जब मैं इसको हॉरिजॉन्टल धक्का मारूंगा तो इसके गिरने के चांसेस ज़्यादा है। अगर मैं नहीं भी मारूं तो आप ज़्यादा देर तक ऐसे टिके हुए नहीं रह सकते, तो आपके गिरने के चांसेस पूरे होंगे। तो यानी कि इस कंडीशन में होगा, चाहे हॉरिजॉन्टल फोर्स गिवन हो चाहे नहीं हो, तो इसमें स्वे होने के चांसेस हो गए। दूसरी कंडीशन आती है कि मान लो कि मेरे पास सपोर्ट तो जैसे ऐसा पूरा बना हुआ है, मतलब जैसे दोनों लेंथ बराबर भी है, एक ज़्यादा मान लो एक कम मान लो, तो जैसे इसमें डिफरेंस थोड़ा कम है, बट इनका जो EI की वैल्यू है ना, ये मतलब ये तो इसका कांस्टेंट होता है, जो इसकी I की वैल्यू है, जैसे इसका I है और इसका जैसे 3I हो गया, तो यानी कि जैसे मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों कॉलम्स का अलग अलग होगा, तो इसमें भी स्वे होने के चांसेस ज़्यादा है, इसमें भी स्वे होगा। तीसरा मुझे उसने बोल दिया कि मान लो जैसे मेरे पास ये कोई बीम है, सॉरी ये कोई मेरे पास ऐसी फ्रेम बनी हुई है, तो इस फ्रेम में मान लो कि आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल लोडिंग गिवन है, सिंपल मतलब बराबर दिया हुआ है सब कुछ लेंथ वगैरह, बट इसमें हॉरिजॉन्टल लोडिंग गिवन है, तो इसमें भी स्वे होने के चांसेस है। दूसरी चीज है, 4 नंबर में स्वे कैसे हो सकता है, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई ऐसी फ्रेम गिवन है, तो इस फ्रेम में वर्टिकल लोडिंग गिवन है, बट वो कुछ सेंटर पे गिवन ना होके थोड़ा सा साइड में गिवन है, तो इसमें भी स्वे होने के चांसेस है। मतलब जैसे आप सीधा खड़े हो, तो अगर यहाँ पे टॉप पॉइंट पे अगर लोड लगाता हूँ तो आपके स्वे होने के चांसेस नहीं है, बट मान लो कि अगर आपके कोई शोल्डर पे इतना जोर लगाता है तो आप ऐसे स्वे हो सकते हो, ठीक है, तो इसमें भी स्वे होने के चांसेस हो गए। तो ऐसे कुछ कंडीशंस बनती हैं जिसमें स्वे हो सकता है, तो वो स्वे वाली कंडीशंस आपको कुछ मैंने यहाँ पे बता दी और कुछ आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में मिल जाएगी। क्लियर है? तो अब मान लो कि ये मेरे पास कोई फ्रेम स्वे हो रही है, तो स्वे हो रही है का क्या मीनिंग हुआ, स्वे हो रही है इसका मीनिंग हुआ कि मुझे जैसे ये वाली स्वे है, तो इसका मैं अगर स्वे का डायग्राम बनाता हूँ, तो मेरे पास जैसे स्वे का डायग्राम कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखो अगर ये बीम मेरे पास स्वे हो रही है तो क्या होगा, ये बीम यहाँ से फिक्स है तो यहाँ तक तो स्वे होगी नहीं, तो यहाँ से वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगी, कुछ ऐसा जाएगा, और यहाँ से वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगी, यानी कि यहाँ पे मैंने लोडिंग भी लगा दी, तो ये कुछ स्वे होती हुई बीम कुछ इस फॉर्म में चली जाएगी। मैंने ज़्यादा ऊपर बना दिया, मतलब कुछ ऐसा समझ लेना। तो ये बीम मेरे पास कुछ ऐसी स्वे हो जाएगी। तो इस स्वे की कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस स्वे की कंडीशन में हुआ कि मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू मिली है, डेल्टा की वैल्यू मिली है, क्योंकि स्वे हो रहा है ना, तो यहाँ पे मुझे डेल्टा की वैल्यू मिली है। तो अब डेल्टा की वैल्यू मिली है मीन्स मैं किसी स्ट्रक्चर को सिंपल तो सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मुझे इक्विलिब्रियम इक्वेशन से मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। बट मैंने कहा कि आपको एक डेल्टा की वैल्यू एक्स्ट्रा मिलती है कि जब मेरे पास मान लो कि यहाँ डेल्टा गिवन होगा, तो जब डेल्टा, ये तो चलो मान लो कि सपोर्ट सिंक का गिवन है क्योंकि ये बीम बनी हुई मेरे पास, और जैसे फ्रेम गिवन होगा तो उसमें क्या होगा, स्वे वाली कंडीशन आएगी। तो उसमें क्या गिवन है, जैसे मेरे पास यहाँ पे मान लो कि डेल्टा की वैल्यू अननोन हो गई, तो डेल्टा की वैल्यू अननोन हो गई का क्या मीनिंग हुआ कि मान लो ये कोई फ्रेम का क्वेश्चन होता, उसमें जैसे अननोन 2 हो जाते, तो मुझे इक्वेशन भी रिक्वायर्ड कितनी होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे मुझे डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशंस नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूंगा, अननोन्स ज्यादा है बट इक्वेशन रिक्वायरमेंट मेरे पास कम है, तो वो क्या बन गई, इनडिटर्मिनेट बीम बन गई, जो अपन ने अभी पहले वाले क्लास में पढ़ा था। तो जब इनडिटर्मिनेट बीम बन जाती है तो मुझे एक्स्ट्रा इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो एक्स्ट्रा इक्वेशंस मुझे किसी डेरिवेशन से मिल सकती है या किसी अलग फॉर्म में मिल सकती है। तो वो इक्वेशन अपने को कैसे मिलेगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टॉपिक डाला है स्वे इक्वेशन। यानी कि स्वे इक्वेशन का मीनिंग क्या हुआ, जो आपके पास आपको एक्स्ट्रा इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ से मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी अभी अपन देख लेते हैं। मान लो कि मेरे पास ये कोई एक फ्रेम गिवन है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ। तो आप इसमें देखना कि जैसे मान लो कि आपको कोई एक फ्रेम गिवन है, तो उस फ्रेम में आपके पास लोडिंग गिवन है, ठीक है, लोडिंग आपको दिख रही है। तो ये जो लोडिंग है वो मैंने हॉरिजॉन्टल भी बनाई है, जो मैंने कॉलम में लोडिंग बनाई है ना, देखो हॉरिजॉन्टल लोडिंग आपको दिख रही होगी, दिख रही है, एक पी लोडिंग गिवन है यहाँ पे और एक इधर यूडीएल गिवन है। यानी कि ये जो लोडिंग है वो यूडीएल और पॉइंट लोड में किसी भी फॉर्म में गिवन है, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास क्वेश्चन में दोनों लोडिंग्स गिवन हो। मैंने मैक्सिमम वाली कंडीशन ली है, यानी कि जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उनमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंडीशन ये आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ऐसी ही कंडीशन लो, आप इसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हो, यानी कि लोडिंग के नंबर्स आप बढ़ा सकते हो कि मेरे पास जैसे हॉरिजॉन्टल लोडिंग है तो उसकी वैल्यू मेरे पास इस डायरेक्शन में 1 आ रही है या 2 आ रही है। अब जैसे ये यहाँ पे कहीं h हाइट पे गिवन है, यानी कि मतलब h हाइट नीचे गिवन है हॉरिजॉन्टल लोडिंग, तो मैं इसको यहाँ पे कॉर्नर पे भी लोडिंग को लगा सकता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में कॉर्नर पे लोडिंग भी आ सकती है, जब कॉर्नर पे लोडिंग आ जाएगी तो क्या होगा, h की वैल्यू
जीरो हो जाएगी। यानी कि वो फॉर्मेट कैसा भी चेंज हो सकता है, अपन ने कोई स्टैंडर्ड फॉर्म माना है कि हाँ कुछ इससे रिलेटेड कुछ ऐसा बन सकता है आपके पास क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्वे की इक्वेशन कैसे बनानी है वो आपको बनाना आना चाहिए। तो उसके लिए अभी अपन देखते हैं कि वो इक्वेशन आपको कैसे बनानी है। तो देखो इसमें अपने को क्या करना है कि मेरे पास अगर ये स्वे का कुछ ऐसा फॉर्मेट गिवन है, तो मैंने क्या किया, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का एडिशन में जीरो कर देता हूँ। मीन्स मैंने क्या किया कि एच ए प्लस एक फोर्स मेरे पास यहाँ लग रहा है P प्लस एक हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे लगेगा एच डी प्लस, अब देखो यूडीएल की जो वैल्यू है वो कुछ इस डायरेक्शन में आ रही है, यूडीएल की वैल्यू इस डायरेक्शन में आ रही है और ये तीनों फोर्सेस जो है वो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैंने मान लिया कि ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव में है और ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव में है। तो नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास इसका कोई ना कोई इसको मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, आपने सॉम में पढ़ा अच्छे से। तो W किलो न्यूटन का लोड है, L2 डिस्टेंस पे लग रहा है, लगेगा कहाँ पे, सेंटर पे। मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, WL2। तो मैं अगर इसको यूडीएल को हटा दूं, ये यूडीएल हटाने के बाद है, ठीक है, ये यूडीएल हटाने के बाद कुछ ऐसा पॉइंट लोड यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर है, लगेगा कहाँ पे, इधर से L2/2 डिस्टेंस पे, इधर से भी L2/2 डिस्टेंस पे। तो मैं इसको यहीं पे बना देता हूं कि L2/2 डिस्टेंस पे यहां से लगेगा और यहां से भी L2/2 डिस्टेंस पे यहां से लगेगा। ठीक है, ये आप दो डायग्राम बनाना अलग अलग, मैंने तो इसी में बना दिया। आप क्या करोगे, इस यूडीएल को हटा के ये लगा दो, यानी कि यूडीएल को पॉइंट लोड में ऐसे कन्वर्ट किया अपन ने, सिंपल। ठीक है, तो अब ये देखो इसकी डायरेक्शन है सामने से आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसके डायरेक्शन जब सामने से आ रही है तो इसको मैं माइनस में लिख दूंगा। तो माइनस कर दूंगा यहाँ पे WL2 इक्वल टू 0, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप समेशन Fx इक्वल टू 0 लिख दो या फिर समेशन H इक्वल टू 0 लिख दो। तो जैसे मैंने इक्वेशन बनाई, अब इनमें आप वैल्यूज पुट करते जाओ, किस किस की वैल्यू पुट करोगे। P तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, W लोडिंग में आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, मुझे क्या पता नहीं होगा, मुझे HA और HD पता नहीं होगा। ठीक है, तो मैं HA निकालना है मुझे और HD निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, जैसे स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या किया, मैंने B पॉइंट के अबाउट मूवमेंट को 0 कर दिया। तो मैंने क्या लिखा कि B पॉइंट के अबाउट मूवमेंट को 0 कर दिया। तो मैंने इसमें सिर्फ HA निकालने के लिए ये वाला कॉलम पोर्शन यूज किया, इतना सा। मुझे HA निकालना है तो मैं सिर्फ ये वाला कॉलम पोर्शन यूज करूंगा। अब देखो इस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ मोमेंट की वैल्यू आएगी, तो यानी कि इस पे मोमेंट की वैल्यू आएगी, उसको मैंने लिख दिया MAB। यहाँ पे भी कुछ मोमेंट आएगा, जैसे ये मेरे पास जॉइंट है तो MBA लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने MCD और यहाँ पे लिख दिया मैंने MDC। तो ये सारे जो जॉइंट है इसमें से कोई हिंज नहीं है, फिर भी अपन ने यहाँ पे मोमेंट को 0 किया है, क्योंकि अपने को मोमेंट 0 बनाना पड़ेगा ताकि मुझे HA की वैल्यू कैलकुलेट कर सकूं मैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, तो आप इस इक्वेशन को ऐसे मत लिखो, आप डायरेक्ट उस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट बना लो। इक्वेशन को आप ऐसे 0 मत करो, आप इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट बना लो। यानी कि मैं क्या करूंगा, जितने भी फोर्सेज हैं यहाँ पे, फोर्स कितने दिख रहे हैं मुझे, एक फोर्स दिख रहा है HA, दूसरा फोर्स दिख रहा है P, तीसरा दिख रहा है मूवमेंट और यहाँ पे भी मुझे चौथा मूवमेंट दिख रहा है। तो इन चारों का मूवमेंट इस पॉइंट के अबाउट, B पॉइंट के अबाउट। ठीक है, बनाओ, क्या बनेगा मेरे पास, HA इंटू लेंथ कितनी है, L1 है, माइनस में जाएगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन इसकी ऐसी है, जाना इसको इस पॉइंट पे है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, माइनस में हो गया। फिर देखो ये वाला मोमेंट गिवन है, प्लस में गिवन है डायरेक्ट, तो इसको मैंने लिख दिया MAB। ओके, उसके बाद में देखो P गिवन है, तो P की डायरेक्शन मेरे पास ऐसी है, मुझे जाना इस पॉइंट पे है, तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, यानी कि माइनस में P इंटू H हो गया। फिर यहाँ पे पॉइंट पे मुझे गिवन है MBA, क्योंकि वो प्लस में ना, इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि सारे मोमेंट्स को मैंने इस पॉइंट के अबाउट 0 कर दिया। तो यहाँ से मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे HA की वैल्यू मिल सकती है। वो HA की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो इस HA को मैं उधर लेके चला जाता हूँ, तो ये प्लस में हो जाएगा उधर, और L1 को मैं नीचे डिवाइड कर दूंगा। तो जो वैल्यू यहाँ बची हुई है उसको वैसे के वैसे लिख दो कि MAB प्लस MBA माइनस PH डिवाइडेड बाई L1, ये बनेगा। तो ये HA की वैल्यू आ गई। अब सेकंड मुझे क्या निकालना है, यहाँ से HD निकालना है। तो HD निकालने के लिए क्या करना है, अब मुझे ये वाला कॉलम पोर्शन यूज करना है। ठीक है, इस वाले कॉलम पोर्शन में भी सेम प्रोसीजर ऐसे ही करना है। तो C पॉइंट के अबाउट सारे मोमेंट को अपन 0 कर देते हैं। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन आपके पास यहां से बन जाएगी
एच डी इस डायरेक्शन में जा रहा है, जाना है इस पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बन जाएगा मेरे पास माइनस एच डी इंटू डिस्टेंस कितनी है L2। मोमेंट निकालना आपको आता है ना, क्या होता है फोर्स इंटू दोनों पॉइंट्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उसकी जो डायरेक्शन बन रही है अपन मान के चल रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना कि क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है प्लस में, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा अपन माइनस में लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ऐसा मानो, आप इसको उल्टा भी मान सकते हो, बट अगर आपने ये माना है तो वहां आप साइड में लिख दो कि मैंने इस चीज को ऐसे माना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया अपने पास एच डी इंटू L2। दूसरा मूवमेंट आ रहा है अपने पास एम डी सी, पॉजिटिव में आएगा तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एम डी सी। फिर देखो यूडीएल लग रहा है मेरे पास इस डायरेक्शन में, तो क्या बन जाएगा माइनस में W, माइनस में नहीं बनेगा क्योंकि देखो ये आ रहा है इस डायरेक्शन में, जाना मुझे इस पॉइंट पे, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो क्लॉकवाइज रोटेट करने का मीनिंग क्या हुआ प्लस में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा W L2 इंटू ये आ गया मेरे पास, इसको मैंने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, लग कहाँ रहा है सेंटर पे लग रहा है, तो ये इस वाले डिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई कर दो, तो L2/2 मीन्स L2 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। क्लॉकवाइज में हो गया। फिर एक क्लॉकवाइज में आ रहा है मेरे पास मूवमेंट, वो भी प्लस में आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज है, तो एम सी डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एच डी की निकालनी है। एच डी को उधर लेके जाओ और L2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे जो बचा हुआ है वो वैसा का वैसा लिख देते हैं अपन। यहाँ क्या बचा हुआ है एम डी सी प्लस एम सी डी प्लस WL स्क्वायर WL2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई L2। क्लियर है यहाँ तक। तो ये एच डी और एच ए दोनों के वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रखो, इसको इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने 1 नंबर। तो ये दोनों वैल्यू उठा के आप इसमें लिख दो, और P और W तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो ऐसे करके आप एक स्वे की इक्वेशन बड़ी बना सकते हो, ठीक है। अब मुझे जैसे क्वेश्चन में जैसे जिस फॉर्मेट में गिवन है वैसा आप बनाते जाओ। कैसे, जैसे मान लो कि मुझे P गिवन नहीं है, तो इसमें आप P जहाँ पे आपको दिख रहा है वो P आपको 0 करना है। मान लो कि अगर मुझे UDL गिवन नहीं है, W गिवन नहीं है, तो उस W की वैल्यू को आपको 0 करना है। मान लो कि आपके पास क्वेश्चन में P यहाँ गिवन है, तो आपको H की वैल्यू को 0 करना है। तो जैसा क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा वैसे आप इक्वेशन को चेंज करते जाओ। तो ये अपन ने कोई एक स्टैंडर्ड मतलब फॉर्म बनाया कि हाँ कुछ इस तरीके का हो सकता है, तो वैसे ही अपने पास इक्वेशन कुछ ऐसी बनी। तो जैसा फॉर्मेट आपको क्वेश्चन में गिवन है वैसा ही आप ये बनाते चलो। तो अभी तक अपन ने क्या किया है कि स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है वो प्रोसीजर अपन ने फॉलो किया, और अपन ने यहाँ पे लिखा है कि स्वे की इक्वेशन मतलब स्वे की कुछ कंडीशंस कैसी होती है और स्वे की इक्वेशन कैसे बनती है। तो एग्जाम में हो सकता है कि आपको स्वे की इक्वेशन पूछ लें, यानी कि कोई ऐसे एक फ्रेम दे दी, इसमें आपको जैसे P गिवन दे दिया या UDL गिवन दे दिया या नहीं दिया, तो जैसा भी होगा तो वो आपको एक डायरेक्ट 4 ऑप्शन में किसमें से फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी वो आप हमें बताओ। तो वो आपको इस फॉर्मेट में इक्वेशन भी पूछ सकता है। फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाला था, उसमें आपने 3 कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है। तो उन तीनों कंडीशन के बाद में मैंने बोला था कि कभी कभार ये 2 कंडीशन भी पूछ ली जाती है। वैसे अपन डायरेक्ट इसमें कभी क्वेश्चन में तो अपन ने यूज़ नहीं किया है। मान लो कि अगर थोड़ा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स होता है तो उसमें ये कंडीशंस आ सकती है। तो उस कंडीशन में अपने पास ये दोनों इक्वेशंस कैसे बनती है, तो वो दोनों इक्वेशंस अपने को लिखनी है। तो देखो सबसे पहली जो इक्वेशंस बनती है, यानी कि पहला जो फॉर्मेट बनेगा उसमें पहला मैंने बनाया 3 तो थी अपने पास, तो इसको आप 4 नंबर लगा दो। मान लो कि जैसे आपके पास कोई भी गिवन होगी उसको अपने को फिक्स बनाना है, क्योंकि उसका फॉर्मेट होता है आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने के लिए सारे एंड्स को फिक्स अज्यूम करना पड़ता है। तो मैंने जैसे फिक्स बनाया, मान लो कि जैसे आपके पास यहाँ पे एक ट्राइंगल लोडिंग गिवन है, ये मैंने यहाँ पे ट्राइंगल लोडिंग मान ली, ये पॉइंट हो गया मेरे पास A, ये पॉइंट हो गया मेरे पास B। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है W किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से है, ठीक है। अब जैसे मेरे पास इसको W किलो न्यूटन पर मीटर बोलो, या फिर जैसे पर मीटर तो नहीं बोल सकते क्योंकि UDL नहीं है ना। तो ऐसी चीज़ें जब आप बार बार लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो। तो जैसे यहाँ पे W की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे W की वैल्यू मैक्सिमम है और यहाँ पे W की वैल्यू कितनी है 0 है, ठीक है। तो वो पर मीटर के हिसाब से बढ़ता जा रहा है इधर। अब मैं अगर आपके पास बात करूँ कि इसमें मुझे डिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो ऑब्वियसली बात है डिफ्लेक्शन इस बीम का अगर इधर से फिक्स है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन मुझे कुछ ज़्यादा मिलेगा और यहाँ पे मुझे डिफ्लेक्शन कुछ कम मिलेगा, कुछ ऐसा ही होगा। यानी कि ये वाला डिफ्लेक्शन मुझे इस वाले पोर्शन में कुछ ज़्यादा मिलेगा, तो आप इसको इधर वाले पोर्शन में ज़्यादा बना लेना। ये आपके पास कुछ इस डायरेक्शन में बताएं, यानी कि इस वाले पोर्शन में कुछ
ज़्यादा मिलेगा। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि जब ये बीम डिफ्लेक्ट कर रही है तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस बीम को ऊपर उठाना पड़ेगा अपनी जगह पे लाने के लिए। तो वो जो फिक्स्ड एंड मोमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे मैंने इसको ए पॉइंट बोला है तो एम एफ ए बी, तो एम एफ ए बी कितना हो जाएगा मेरे पास, उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस WL²/20। और अगर मैं बात करूँ एम एफ बी ए की वैल्यू, तो एम एफ बी ए की वैल्यू अगर मुझे इस डायरेक्शन से मैं अगर इसको बात कर रहा हूँ तो वह वैल्यू कितनी मिलेगी, पॉजिटिव में मिलेगी, बट कितनी मिलेगी, WL²/30। तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है। इसका डेरिवेशन कहाँ से आया, ये डेरिवेशन आपने सॉम में किया है, ठीक है। तो अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है तो सॉम की बुक में देखना, आपको अच्छे से मिल जाएगा। वो डेरिवेशन अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा केस बना हुआ है तो उसमें फिक्स्ड एंड की वैल्यू बताओ। और कहीं मैंने एक क्वेश्चन और भी देखा था जिसमें मुझे कहीं सेंटर पे या कहीं साइड में पॉइंट मूवमेंट गिवन था, तो उसका भी अपन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ 5th नंबर लगा के दिखना, वही चीज़, इसको फिक्स तो मानना ही है अपने को, ठीक है। तो मैंने फिक्स बना दिया। जैसे ये वाला पॉइंट है तो मान लो कि आपने को एक पॉइंट मूवमेंट गिवन है, तो जैसे ये मेरे पास ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। अब मुझे बताओ कि जैसे ये अगर मैंने सेंटर पे पॉइंट मूवमेंट गिवन है, सेंटर पे या साइड में कहीं भी, तो इसमें ये बीम जो है वो बैंड कैसे होगी, तो बीम जो है वो बैंड कैसे होगी, बीम है जो बैंड कैसे होगी, तो यानी कि देखो ये वाली जो बीम है ये वाला पोर्शन कुछ अलग काम करेगा और ये वाला पोर्शन कुछ अलग काम करेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो देखो फिक्स आएगा, यहाँ से यहाँ तक तो फिक्स आएगा। अब ये इस वाले पोर्शन को नीचे दबाने की कोशिश करेगी, मीन्स अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ तक फिक्स हो गया, ये कुछ यहाँ तक ऐसे जाएगा, क्लियर है। अब ये वाला मूवमेंट इस डायरेक्शन में आएगा तो इस वाले स्पान को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। ये देखो ऐसा आया, यहाँ से आके इसको इसने ऐसे ऊपर उठाया, तो ऊपर उठाने का मतलब क्या हुआ कि ये बीम को जाके ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ अपने को अलग अलग थीटा मिलेंगे। तो अपना क्वेश्चन ये है कि ये बीम का डिफ्लेक्शन अगर मुझे पता चल गया तो इसको रजिस्ट करने के लिए जो मूवमेंट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो मुझे पता चल जाएगी। कैसे, जैसे मैं इधर बनाता हूँ कि ये बीम मेरे पास अगर नीचे जा रही है तो मुझे इसको रोकने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बीम ऐसे जा रही है ना नीचे, तो मुझे इसको रोकने के लिए ऐसे उठाना पड़ेगा। और इसमें ये वाली बीम जा रही है मेरे पास ऊपर, तो मुझे इसको रोकने के लिए इसमें रेजिस्टेंस ऐसा देना पड़ेगा, इसको दबाना पड़ेगा। तब आप एक चीज़ देखो यहाँ से कि मैंने अगर मैं यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू लिखूँ, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूँ MFAB और MFBA, तो आप मुझे दोनों पॉइंट को देख के बताओ कि ए वाला जो पॉइंट है और जो बी वाला पॉइंट है इस पे आपको मूवमेंट की वैल्यू क्या दोनों डायरेक्शन में पॉजिटिव मिलेगी क्या, बिल्कुल मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है और यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट की वैल्यू आती है वो आती है m/4, यहाँ पे भी जो मूवमेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास m/4, और दोनों जगह क्या आएगी, प्लस में आएगी। तो ये वैल्यू कैसे आई ये आपको ध्यान रखना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के डेरिवेशन से। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.